हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा। कैसे हैं आप सभी? और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्वेश्चन सीरीज़ जो अन्य एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं, एलटी के अलावा। तो भाई एलटी तो भी आएगा, तो बड़े चारे बड़े परेशान थे, मैम आपने ये क्यों नहीं करवाया, आपने वो क्यों नहीं करवाया। तो भैया क्वेश्चंस देखो, ये क्वेश्चंस तुम्हारे उस जो और अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी हेल्प करेंगे, नॉट ओनली इन द एग्ज़ाम ऑफ एलटी। ठीक है, रोया मत करो, बिल्कुल परेशान मत हुआ करो, ठीक है। ओहो, ऐड तो मैं दिखाना भूल गई भाई, ऐड देखो और उसके बाद दूसरा भी देखो। और 5 तारीख को अगर आपको डेमो लेना है तो अपना डेमो ज़रूर के लिए फ़ोन ज़रूर कर लें। चलो अब आगे बढ़ते हैं, MCQs है भाई आज, तो चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है जी। Who accuses the metaphysical poets of yoking the most heterogeneous ideas by violence together? ये आपको पता है कि ये जो वर्ड है मेटाफिजिकल, ये सबसे पहले यूज़ किया था ड्राइडन ने, और मेटाफिजिकल पोएट्स यूज़ किया था डॉक्टर जॉनसन ने। और उनका मानना था कि आप दो ऐसी चीज़ों को मिला देते हैं जो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक मिलती नहीं है, तो बाय वायलेंस की मतलब हाँ बस जो है उन्हें कंपेयर करना है। तो बड़ी फार फैच्ड इमेजेस होती थी, कंसीट्स हुआ करते थे बहुत ही उसमें। तो डॉक्टर जॉनसन का ये मानना था कि मेटाफिजिकल पोएट्स जो हैं मोस्ट हेट्रोजीनियस आइडियाज़ बाय वायलेंस टुगेदर। तो ये किसका मानना था? ये मानना था डॉक्टर जॉनसन का। अब इसमें आपका क्वेश्चन जो है वो देखिए, मेटाफिजिकल पोएट्री इसमें आ जाती है क्योंकि जॉर्डन के कैनोनाइजेशन और ये पोएम्स इसमें दी हुई है। द कंप्लीट लाइन इज़, रेप ऑफ द लॉग का पूरा नाम क्या है? रेप ऑफ द लॉग आप जानते हैं कि नियो क्लासिकल एज या ऑगस्टन एज और द एज ऑफ पोप जिसे कहा जाता है, और स्यूडो क्लासिकल एज, इसके रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे अलेक्जेंडर पोप जो कुल 4.5 फीट के थे। लेकिन ही वॉज द मास्टर ऑफ सटायर, जिन्होंने डंसियार्ड और एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एसे ऑन मैन, ये पोएम्स जो हैं वो लिखी हैं। वो अपने समय के बहुत ही बड़े सटायरिस्ट थे और उन्होंने ये जो ये रेप ऑफ द लॉक लिखी है, ये भी अराबेला फर्मर के ऊपर, उसके लॉक के काटने के ऊपर लिखी है। पहले ये 2 कैंटोज़ में आई थी, बाद में 5 कैंटोज़ में हो गई थी। द रेप ऑफ द लॉक एंड हीरोइक कॉमिक कल पोएम इन 5 कैंटोज़। तो ये इसका पूरा टाइटल है, द रेप ऑफ द लॉक एंड हीरोई कॉमिकल पोएम इन 5 कैंटोज़। अब इसके आगे ये एन क्यों लगा ये तो भगवान जाने, मगर एन हीरोई comical poem in 5 cantos. Who praises the elegy highly for its theme, saying, कौन elegy को बहुत प्रेज करता है ये कह के कि the elegy owed its popularity entirely to the subject and that the public would have received it as well if it had been written in prose। कि किसने कहा है कि elegy अपने सब्जेक्ट की वजह से पॉपुलर है और अगर ये प्रोज में भी लिखी जाए तो भी लोग उसे उतनी ही वार्मली जो है वेलकम करेंगे। तो ये कहना था प्रोफेसर ग्रेगरी का। इट वॉज सेड बाय प्रोफेसर ग्रेगरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज सेड टू बी द साइलेंट लिसनर इन माई लास्ट डचेस? माई लास्ट डचेस जो कि ब्राउनिंग की पोएम है, ये पोएम जो है ये फेरेरा नाम की सिटी में दिखाई गई है, जिसमें ये रियल इंसिडेंट पे है। और इसमें दिखाया ड्यूक की शादी एक 14 साल की मेडिसी फैमिली जो नोवियो रिच मानी जा सकती है, उसकी बेटी लुक्रेजिया से हो जाती है। और वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और ड्यूक जो कि फैमिली 900 ईयर्स ओल्ड उनका नेम था, ही वॉज स्मिटन बाय हर ब्यूटी, बट लेटर ऑन ही रियलाइज कि वो उतनी क्लासी नहीं है जितना कि एक डचेस को होना चाहिए। तो उसने उसे 2 साल बाद जो है अबेंडन कर दिया और उसके छोड़ने के कुछ समय बाद जब वो शी वॉज 17 ईयर्स ओल्ड तो उसकी मृत्यु हो गई। ये माना जाता है शायद ल्यूक्रेजिया को पॉइजन किया गया था या उसे ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी थी। इसी जो लेजेंड है इस पर ये पोएम लिखी गई है, माई लास्ट टचेस, जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और इसमें जो लिसनर है वो है निकोलस मेड्रूज। सिल्विया प्लैथ इज़ अ नोटेड पोएट, शी इज़ द वाइफ ऑफ सिल्विया प्लैथ, एक अमेरिकन राइटर जो कि टेड ह्यूज की पत्नी थी। इन्होंने एक ही नावल लिखा है द बेलजार और इन्होंने जो है आत्महत्या करी थी, गैस पर मुंह रखकर इन्होंने आत्महत्या करी थी। सिल्विया प्लैथ एक ये कन्फेशनल पोएट्रेस थी।
Success is Counted Sweetest is written in 1859 and published anonymously in. ये सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट ये लिखा है एमिली डिकिंसन के द्वारा। उनके अपने जीवन काल में बहुत कम पोएम्स ही पब्लिश हुई है। तो ये किस में जो है उनका दिया गया है, ये दिया गया है अ मास्क ऑफ पोएट्स इन 1878 एज सक्सेस। ये इसमें दिया गया है, एमिली डिकिंसन की पोएम है सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। भाई पैराडॉक्स है मगर बिल्कुल सही है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द पोएम वांट्स, वांट्स फिलिप लार्किंस की लिखी हुई पोएम है। इसका सेंट्रल थीम क्या है? विश टू बी अलोन, अकेले रहना इसकी थीम है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द पोएम वांट्स। अब देखिए एलटी में 77 के अराउंड वर्क्स हैं, 61 राइटर्स हैं। हालांकि दे हैव मेंशन्ड ईच एंड एवरी राइटर्स वर्क, मगर बात यह है कि भाई उनके साथ उनकी बायोग्राफी हल्की फुल्की से उनके बारे में भी पढ़ना है। उनके हल्की फुल्की क्या मतलब, उन राइटर्स के बारे में भी जानना है, वैसे उन्होंने कौन से वर्क लिखे हैं, कौन सी एज को वो बिलोंग करते हैं, और इसके अलावा जो ये वर्क्स हैं इनके बारे में भी। तो अब इन वर्क्स में बीच में से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरीके की पोएम है, क्या राइम स्कीम है, कहाँ से क्या लिया गया है। तो ये फिलिप लार्किंस की पोएम है विश टू बी, वांट्स जो है इसमें विश टू बी अलोन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओबिचुरी इज रिटन इन। ओबिचुरी एक पोएम है और ये पोएम जो लिखी गई है, ये पोएम मॉक हीरोइक टोन में लिखी गई है। दिस पोएम इज रिटन इन मॉक हीरोइक कह रही हूँ, मॉक आयरनिक टोन में लिखी गई है ओबिचुरी पोएम। And now the next question is who refers to Bacon as the wisest, brightest and meanest of mankind? ये किसने में पोप ने कहा है कि the wisest, brightest and meanest of mankind? ये तो आप सबको ही पता है कि बेकन जो है उनको वो उनका एफरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। ही बिलोंग टू रेनेसांस एज। कम शब्दों में अपनी बात को कहने के लिए वो जाने जाते हैं और इनको ये कहा है पोप ने। पोप इन एपिस्टल ऑन एसे ऑफ मैन, एसे ऑन मैन, ये इन्होंने अपनी ये एसे ऑन मैन जो है इस पे ये एक पोएम है, इसमें उन्होंने कहा है कि द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। एडिसन्स पॉलिटिकल पेपर ड्यूरिंग 1715-16 इज। भाई एडिसन एक ये नियो क्लासिकल एज में पीरियोडिकल्स चले थे जिसमें तत्कालीन सोसाइटी के बारे में बताया जाता था। कॉफ़ी हाउस कल्चर तब फ्लरिश हुआ था। ये विग्स एंड टोरीज पार्टी इस समय काफ़ी प्रभाव में आई थी। दोनों के अपने अपने कॉफ़ी हाउसेस जो है वो अलग हुआ करते थे। ये एज जो है ये पॉलिटिकल चीज़ों से ज़्यादा प्रभावित थी और ये जो जर्नल्स आया कर, ये जो पीरियोडिकल्स आया करते थे, ये भी पार्टीज़ के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हुआ करते थे। तो ये एडिसन एंड स्टील ने भी अपना टेटलर, स्पेक्टेटर जो निकाले हैं। पहले एडिसन का जो पॉलिटिकल पेपर था 1715-16 में, ये फ्री होल्डर था, दैट वाज द फ्री होल्डर। द टेटलर अपीयर्स ऑन 3 times a week, द डेज आर। ये पीरियोडिकल जो है ये हफ्ते में 3 दिन आया करता था। कौन कौन से? ट्यूसडेज, थर्सडेज एंड सैटरडेज। ये पीरियोडिकल्स मैंने आपको बताया कि ये पीरियोडिकल्स जो हैं ये उस समय की सोसाइटी के बारे में बताया करते थे। इन टाइट कॉर्नर्स द राइटर हैज़ कॉइंड अ वर्ड विच मीन्स अ प्राउड मैन ऑफ वेल्थ, नेम द वर्ड। टाइट कॉर्नर्स में राइटर ने अमीरों के लिए, नए नए बने अमीरों के लिए, नोव्यू रिच के लिए एक टाइटल जो है वो लिया है। वो क्या है? ब्लोटक्रैट। जो नए नए अमीर बनते हैं, जो अपनी पैसों पे बहुत ज़्यादा इतराते हैं, उन्हें क्या कहा है? ब्लोटक्रैट। I would rather be a nigger than poor white trash. This appears in. ये लाइंस जो हैं I would rather be a nigger than poor white trash, ये लिखा हुआ है रिचर्ड वाइट के 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस में। एक्चुअली ये जो पेपर है इसमें नॉट ओनली ब्रिटिश लिटरेचर, इसमें इंडियन, अमेरिकन और अफ्रीकन ये सारा लिटरेचर दिया हुआ है। मतलब उनके दो चीज़ें, दो 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, तो आपको उनको भी ध्यान में जो है वो रखना है, अच्छे से उनको बारे में पढ़ना है।
विच टीवी सीरियल इज बेस्ड ऑन द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आपने बचपन में देखा होगा, भारत एक खोज जो है वो सीरियल इस पे आया करता था, भारत एक खोज। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे है भारत एक खोज। द लंचियन इज अ सटायर ऑन, ये जो लंचियन जो है इवलुकास का, इसमें एक बहुत ही फनी सा इंसिडेंट दिखाया गया है कि कैसे एक औरत जो है वो राइटर को बेवकूफ़ बनाती है और उनके सारे पैसे खर्च करवा देती है, और ये ग्लटनी भुक्कड़पने पर ये एक सटायर है। तो ये है दैट्स अ सटायर ऑन ग्लटनी। Why are very snug here? Piped old Mr. Woodfield and peered out of the great green leather armchair by his friend. The boss desk as a baby peers out of its pram. This is the beginning of. ये पोएम है, ये एक शॉर्ट स्टोरी है द फ्लाई, कैथरीन मैन्सफील्ड की। उसकी ये ओपनिंग लाइन्स हैं, Why are very snug here? Who are the two young women in the story The Last Leaf? The Last Leaf ये जो स्टोरी है इसमें जो दो और यंग वुमेन है वो कौन है? सू एंड जॉन्सी। ओरिजिनली द टाइटल ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडिस, और ओरिजिनली जेन ऑस्टन ने जो नॉवल लिखे हैं, जेन ऑस्टन के नॉवेल्स जो हैं, शी वॉज नोन फॉर हर 2 इंचेस ऑफ आइवरी, यानी कि वो बहुत कम जो है अपने लिखने का दायरा जो है वो विस्तृत किया करती थी। और उनकी जो ये नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडिस तो बाद में आया, पहले उन्होंने जो टाइटल सोचा था उसका नाम था फर्स्ट इम्प्रेशंस, दैट वाज फर्स्ट इम्प्रेशंस। ऑरवेल वर्कड एज, जॉर्ज ऑरवेल ने किस किस रूप में काम किया है? तो उन्होंने काम किया है टीचर, राइटर, फ्रीलांस जर्नलिस्ट, ऑल ऑफ दीज, सभी के रूप में उन्होंने काम जो है वो किया है। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, ये मैं आपको पहले भी ट्रेजेडी वाले में भी करा चुकी हूँ। ये लाइंस किसकी हैं कि ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। ये लाइंस हैं एरिस्टोटल की, जो उन्होंने अपने वर्क पोएटिक्स में कहा है। इसके बाद देखिए इसमें ये चीज़ें मेंशन्ड है। इम्प्रेशनिज्म इज द टर्म दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम क्लॉड मॉन्ट्स पेंटिंग। द नेम ऑफ द पेंटिंग इज, इम्प्रेशनिज्म जो एक मूवमेंट था वो एक पेंटिंग से लिया गया है, और उस पेंटिंग का नाम क्या था? उस पेंटिंग का नाम था इम्प्रेशन, सोलियल लेवेंट। एक दिन मैं आपको इसके भी बारे में बताऊंगी ये सारे मूवमेंट्स क्या है, हालांकि मैंने एक बार पहले भी बताए थे, फिर दोबारा से बताऊंगी। द ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल कम्स आउट इन, बाइबल जो है वो एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी बहुत बार ट्रांसलेशन हुई है। पहले तो ये सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट किया जाने वाला जो है की जाने वाली बुक थी, विक्लीफ ने करी, टिंडेल ने करी, माइल्स कॉवरडेल ने करी, और इसका ऑथराइज्ड वर्जन जो आया दैट केम इन 1611 जेम्स फर्स्ट के कहने पर। 1611 में ऑथराइज्ड वर्जन आया। Match the poet laureate with the years associated with them. 1670 John Dryden, poet laureate with the year associated. 1843 William Wordsworth, 1850 Lord Tennyson, 1984 Ted Hughes। 1670 नहीं है इसका, ये 1668 है, तब तो ऑल करेक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज ऑप्शन जो है बाकी जो हैं वो ऑप्शंस ठीक हैं। 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ, 1850 में टेनिसन, 1984 में टेड ह्यूज, 1668 में बने थे ड्राइडन। तो तब इसके हिसाब से तो इस ऑप्शन को हम छोड़ देते हैं। Element of surprise, unexpected juxtaposition and non sequitur are the features of। भाई एलिमेंट्स एकदम से सरप्राइज करना, अजीब से जक्स्टापोजिशंस को रखना, ये किसका फीचर है? ये फीचर है सरियलिज्म का। ये मॉडर्न एज के सारे के सारे मूवमेंट्स और ये हैं सरियलिज्म का ये फीचर है।
बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज। ये लाइंस जो हैं मिल्टन की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस से ली गई हैं और इसमें पेशेंस जो है वो मर्मर, पेशेंस टू प्रिवेंट, पेशेंस रोकता है एंड वो बुदबुदा कर जवाब देता है। तो भाई पेशेंस एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को ह्यूमन बीइंग के रूप में ले रहे हैं, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। वॉल्डन इज अ मेमोयर ऑफ। वॉल्डन किसका मेमोयर है, किसका संस्मरण है? मेमोयर मैंने आपको बताया था कि मेमोयर बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी में फ़र्क होता है। मेमोयर वो होता है जो अपने बारे में नहीं होता, बल्कि आपसे आपकी जीवन यात्रा के दौरान जो लोग मिले होते हैं उनसे जुड़े हुए दिलचस्प किस्सों को मेमोयर में बताया जाता है, संस्मरण कहते हैं। तो ये जो मेमोयर है ये हेनरी डेविड थॉयरू का है। फ्लेम, ब्लड, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल आर नोन एज। आपको पता ही है कि बेन जॉनसन हु वॉज अ जैकोबियन राइटर, वो जाने जाते हैं अपनी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए। ह्यूमर का मतलब होता है मॉइस्चर्स। हर इंसान के अंदर कुछ फ्लूइड्स होते हैं और उन फ्लूइड्स में जिनकी मात्रा जिसमें ज़्यादा ऊपर नीचे होती है वो उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। तो ये फ्लेम, ब्लड, येलो बाइल, ब्लैक बाइल आर नोन एज ह्यूमर्स। और ये बेन जॉनसन ने एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, ये बेन जॉनसन इज नोन एज द फाउंडर ऑफ कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। इन डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशंस मिस हैविशम इज। डिकेंस की ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में मिस हैविशम एक बहुत ही एक्सेंट्रिक कैरेक्टर हैं जो हमेशा अपने वेडिंग गाउन में घूमती रहती हैं एंड शी डजंट लाइक मेन। वाई? क्योंकि उनकी जिससे शादी होने वाली थी वो उन्हें उसमें उनके शादी करने के लिए आया ही नहीं और छोड़ के चला गया। वो हमेशा उसमें रहती हैं वेडिंग गाउन में, वेडिंग केक रहता है। तो वो एक एक्सेंट्रिक कैरेक्टर हैं और ये कैसी हैं? वो मिसएंड्रिस्ट की शी हेट्स मेन। Apart from being a novelist, Hardy was also Thomas Hardy, who belonged to Victorian age. हार्डी ने हार्डी एक पेसिमिस्टिक राइटर थे। उन्होंने जब नावल लिखी थी झूठ द ऑब्सक्योर, उसके बाद उनके ऊपर इतने ज़्यादा आरोप लगे कि क्रिटिसिज्म से घबरा के उन्होंने नावल्स लिखने ही बंद कर दिए और फिर से अपने पुराने उस पर लौट गए थे। तो वो एक नॉवलिस्ट होने के अलावा हार्डी जो हैं वो एक पोएट भी थे। ही वॉज अ पोएट एज वेल। Who is a model of strength and commitment for Santiago? Santiago जो ओल्ड मैन एंड द सी का हीरो है, जो 84 डेज तक फिश नहीं पकड़ पाता है, फाइनली जब वो मार्लिन को पकड़ता है और वो लौट कर जाता है तो लोग उसे जो है बहुत मतलब उससे पहले उसको लोगों ने उसको जिंक्स घोषित कर दिया था। अब ये जो नावल है इसमें सेंटियागो के लिए स्ट्रेंथ एंड कमिटमेंट का जो कौन है, उसके लिए मॉडल जो कौन है, तो ये है जो डिमैगियो, अ प्लेयर। जो डिमैगियो ये इनके लिए मॉडल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कमिटमेंट। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ APJ अब्दुल कलाम इज APJ अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर जो है वो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। द मोस्ट एंथोलाइज्ड पोएम ऑफ निसिम इस्किल। निसिम इस्किल द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री, और इनकी जो सबसे ज़्यादा एंथोलाइज्ड पोएम है वो निसिम इस्किल की, वो कौन सी है? दैट इज़ नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में इन्होंने इंडियन इंग्लिश यूज़ करी है। वैसे मोस्ट ऑफ द पोएम्स में बाबू इंग्लिश जिसे कहना चाहिए ये इन्होंने यूज़ करी है, चाहे गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा हो या द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन हो। एक्चुअली इस इंग्लिश को वो लोग समझ सकते हैं जो जो उस कंट्री के रीति रिवाजों से और चीज़ों से बहुत वेल एक्विंटेड हैं, वही उसे समझ सकते हैं। इसे बाबू इंग्लिश भी कहा जाता है। तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन में, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS में और भी जितने भी पैट्रियट वगैरह में इन्होंने इसी तरीके की इंग्लिश को यूज़ करा है और नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन उनकी वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स में से एक मानी जाती है।
I don't know politics, but I know the names of those in power whose political name is mentioned in an introduction. An introduction लिखी गई है पोएम कमला दास जी के द्वारा, जो मानी जाती हैं भारत की सिल्विया प्लैथ। दोनों में समानता क्या है? सिल्विया प्लैथ भी एक कन्फेशनल पोएट थी और कमला दास भी एक कन्फेशनल पोएट थी। उन्होंने अपनी जो ऑटोबायोग्राफी है माई स्टोरी, उनमें उन्होंने अपने जीवन के सभी एक एक बात को खोल के रख दिया है, विच वॉज नॉट लाइक्ड बाय मेनी। और इन्होंने इसमें जो वर्णन किया, आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दोज इन पावर, तो इसमें जो इस पोएम के माध्यम से उन्होंने जो पॉलिटिकल फिगर को मेंशन किया है, दैट इज जवाहरलाल नेहरू। The poet compares the Skylark, a poem by Shelley। इसमें वो स्काईलार्क को किससे कंपेयर करते हैं? वो कंपेयर करते हैं पोएट से, अ मेडन इन अ पैलेस स्टार से, अ गोल्डन ग्लो वॉर्म से और रोज से। तो ये इसका आंसर है सी। The title of La Belle Damson's Mercy is La Belle Damson's Mercy कीट्स की पोएम है, जो है ब्यूटीफुल वुमेन विदाउट मर्सी। और इस पोएम का जो टाइटल है वो 15th सेंचुरी की फ्रेंच पोएम से लिया गया, एलन चार्टियर की, जो कि एक फ्रेंच पोएट थे, उनकी सेम नेम की पोएम से लिया गया है। यूलिसिस जो कि लिखी गई है टेनिसन के द्वारा। यूलिसिस वॉज द हीरो ऑफ ट्रोजन वॉर, और ये यूलिसिस जो पोएम है टेनिसन की, ये पोएम है एक्शन की, जबकि जो इसी के लोटस ईटर्स है वो इनएक्शन की है। यूलिसिस जो पोएम है वो एक्शन की पोएम है। डवर बीच इज आर्नल्ड्स एलिजी ऑन। डवर बीच जो कि मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखी है ये पोएम, और इन्होंने इसमें कहा है द सी इज काम टू नाइट। इसमें उन्होंने कहा है कि सी जो है वो पीछे हट रहा है, और सी के पीछे हटने की आवाज़ बिल्कुल ऐसी ही है जैसी उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि जो फेथ का समुद्र है वो पीछे को हट रहा है, और लोग जो हैं ऐसी आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे अंधेरे में बैटलफील्ड में आर्मीज़ अपने आप में ही अपने अपने लोगों को ही मारती हैं। तो लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ इन्होंने दिखाया है इसमें डवा बीच में। द सी इज़ काम टू नाइट इसकी बहुत ही फेमस लाइन है, द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। The Second Coming is first published in the Dial in November 1920. It is included in Yeats poetry collection. Yeats जो कि जाने जाते हैं Celtic revival के लिए, आयरलैंड के लिए। He was an Irish poet और who was in love with Morgan, और जिन्होंने उनके प्यार को कभी स्वीकार नहीं करा। और इन्होंने ये जो इनकी पोएम है सेकेंड कमिंग, इसका जो टाइटल है इन्होंने कहाँ से लिया है? सेकेंड कमिंग का टाइटल लिया गया, सेकेंड कमिंग फर्स्ट पब्लिश हुई थी किस में? 1920 में ये पब्लिश हुई थी माइकल रॉबर्टिस एंड द डांसर में। ये हुई थी माइकल रॉबर्टिस एंड द डांसर में 1921 में। हु इज़ द फॉर्च्यून टेलर इन द वेस्टलैंड? ये वेस्टलैंड जो कि 1922 में आई थी, 434 लाइंस की पोएम है, जिसको जो एड्रेस करी गई, जो डेडिकेट करी गई है एजरा पाउंड को, इल मिग्लियोर फेब्रो यानी कि द बेटर क्राफ्ट्समैन कहकर संबोधित किया गया है, जिसके 5 सेक्शन हैं। और उसमें इसमें फॉर्च्यून टेलर वेस्टलैंड में कौन है? दैट इज मदाम सेसोस्ट्रेस। ये है फॉर्च्यून टेलर, और जो मानी जाती है यूरोप की सबसे समझदार महिला मानी जाती है। ये एक व्यंग है। And the last question of today is, "Oh Captain, my Captain" is an elegy on the death of. "Oh Captain, my Captain" वॉल्ट व्हिटमैन ने लिखी थी on the death of। ये अमेरिका में जब सिविल वॉर हो रहे थे, और उसके बाद ये एक पूरा एक्सटेंडेड मेटाफर है जिसमें शिप को अमेरिका को शिप से कंपेयर किया गया है, अब्राहम लिंकन को कैप्टन से कंपेयर किया गया है, और ये एलिजी है ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। इसके अलावा भी उन्होंने लिखी है व्हेन लिलेक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, ये भी उन्हीं की डेथ पर लिखी हुई एक एलिजी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज मैंने ये भी अभी तक मैं थ्योरी और वो भी करवा रही थी, वो चीज़ भी कंटिन्यूड रहेगी, बीच बीच में ऐसे ही क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ, सो दैट जो और अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं कुछ मिले जुले क्वेश्चंस उन्हें मिल जाते हैं, तो ये क्वेश्चंस उनके लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।